खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आम आदमी पार्टी में बवाल जारी है। पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ घूस लेने का आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रा ने आज अपने आरोपों को और आगे बढ़ाते हुए साफ कहा कि केजरीवाल के साढ़ू भी कथित घूसकांड वाली जमीन डील में शामिल थे और सीएम के साढ़ू के लिए 50 करोड़ की डील करवाई गई थी। कपिल मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कयासों से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो तो हमेशा से बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे और कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकते। बहरहाल अब से थोड़ी देर पहले पार्टी की पीएसी में यह फैसला लिया गया है कि कपिल मिश्रा को प्राइमरी मेंबरशिप आम आदमी पार्टी की जो उनके पास थी उससे सस्पेंड किया गया है, यानी एक तरह से पार्टी से बाहर का रास्ता कपिल मिश्रा को दिखा दिया गया है इन तमाम आरोपों के बाद, जो कि होना ही था। बहरहाल मिश्रा का कहना है कि वो मंगलवार सुबह सीबीआई में सबूत देंगे और इस मामले में केस दर्ज कराएंगे। उधर आम आदमी पार्टी कह रही है कि कपिल मिश्रा बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। आरोपों के घेरे में आए मंत्री सत्येंद्र जैन ने कपिल मिश्रा के आरोपों को पूरी तरह झूठा करार देते हुए कहा कि कपिल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उधर अन्ना हजारे ने केजरीवाल को जांच होने तक पद छोड़ने के लिए कहा है। बीजेपी और कांग्रेस भी उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। बड़ा सवाल यह कि आप में कोहराम पर केजरीवाल की खामोशी का सबब क्या है, इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसके पीछे एक गहरी साजिश और बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी हुई सरकार का है। करप्शन के खिलाफ मुल्क भर में इनकलाब बर्पा करने वाली आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल आज खुद करप्शन में फंसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के साबिक वजीर कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी लीडर सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए लिए हैं और कपिल मिश्रा इसके चश्मदीद गवाह भी हैं। लेकिन कपिल मिश्रा ने ना ही वक्त बताया और ना ही कोई तारीख बताई। रिश्वतखोरी के इस इल्जाम के बाद अब कुमार विश्वास भी अरविंद की हिमायत में आ चुके हैं, जो पहले कपिल मिश्रा के खेमे में देखे जा रहे थे। हमने एक पार्टी बनाई, 2 बार सरकार बनाई। पार्टी के अंदर ट्रांसपेरेंसी, कार्यकर्ताओं की आवाज, भ्रष्टाचार के लिए 0 टॉलरेंस और जितने भी इश्यूज हैं उन पर हम पीएसी में घोर लड़ सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं। लेकिन अरविंद से मेरा 12 वर्ष का परिचय और इतने साल काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करेगा, पैसे लेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता और ये उनके शत्रु भी नहीं सोच सकते। मुझे लगता है कि ये उन्होंने 100 बार कहा है। अरविंद ने 100 बार कहा है, मैंने 100 बार कहा है, हम सब ने 100 बार कहा है। अरविंद ने कहा अगर मनीष भ्रष्टाचार करे तो हम सब मिलकर उसे बाहर निकाल दें। अरविंद ने कहा मैं भ्रष्टाचार करूं तो तुम सब मिलकर मुझे बाहर निकाल दो। सत्येंद्र जैन के बारे में जो भी बाहर बातें हैं, मैंने उन सत्येंद्र जैन को बुलाया है, मैंने उनसे कहा पेपर लेके मुझसे मिलिए, पीएसी में अपनी स्थिति स्पष्ट करिए, एक एक कार्यकर्ता के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करिए कि क्या आपको फ्रेम कराया जा रहा है, क्या कोई गलती हुई है, कहां असत्य है। हम किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं, सीबीआई करे, ईडी करे, कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं पुनः दोहरा दूं कि ये कोई शत्रु भी नहीं मान सकता। कपिल मिश्रा इस मामले में सीबीआई से शिकायत करेंगे और इससे पहले उन्होंने आज एसीबी के दफ्तर जाकर टैंकर घोटाले से मुंसलिक कागजात सौंपे। कपिल ने दावा किया कि टैंकर घोटाले में केजरीवाल हुकूमत ने साबिक वज़ीर आला शीला दीक्षित को बचाने की कोशिश की, जिसके सबूत उन्होंने एसीबी को दिए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन तमाम इल्जामात को बेबुनियाद बताया। पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह ने कहा कि कपिल मिश्रा दरअसल बीजेपी के इशारे पर ये पूरा काम कर रहे हैं। जिस एसीबी पर बीजेपी के इशारे में, दबाव में काम करके अरविंद केजरीवाल को फंसाने का आरोप खुद कपिल मिश्रा ने लगाया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, खुद कपिल मिश्रा ने लगाया, वही कपिल मिश्रा एसीबी के जरिए अरविंद केजरीवाल को फंसाने की बात कर रहे थे। यानी जो भाषा बीजेपी बोल रही थी वही भाषा आज कपिल मिश्रा बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी में पहले से ही काफी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, लेकिन अब पार्टी के मुखिया पर बदउनवानी के इल्जाम ने आम आदमी पार्टी की शबीह को काफी नुकसान पहुंचाया है और लोगों के दिलों में पार्टी के तई कुछ तो शुबहात भी पैदा हो रहे होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से
जो इल्जामात कपिल मिश्रा पर लगाए गए हैं वो भी किसी सियासी चाल की तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो हमारा आज का सवाल यही था कि केजरीवाल की खामोशी का सबब क्या है। आम आदमी पार्टी में जिस तरह से कोहराम मचा हुआ है और इस वक्त आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक चल रही थी और उस बैठक से जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आई है वो यही है कि कपिल मिश्रा को आम आदमी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया गया है। यानी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है कपिल मिश्रा को उनके इन सनसनीखेज आरोपों के बाद। यह इस वक्त की पहली खबर है और आपको बता दें कि क्योंकि पीएससी की बैठक चल रही है इसलिए सारे जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी इस वक्त इस बैठक का हिस्सा हैं और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आज कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन इस डिबेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी साहब इस डिबेट में आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आम आदमी पार्टी के समर्थक के तौर पर। अश्विनी उपाध्याय साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। रिफत जावेद साहब जनता का रिपोर्टर के फाउंडर और सीनियर जर्नलिस्ट, वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। और चांद गोयल साहब जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी है इलेक्शन कमीशन के, वो भी हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। इशरत जहां जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी की, वो भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। सबसे पहले रिफत, ये जो ताजा खबर आ रही है कपिल मिश्रा को आम आदमी पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्या आप ये मानेंगे कि ये बिल्कुल तय था? जिस तरह के सनसनीखेज आरोप कपिल मिश्रा ने पार्टी के आला कमान पर लगाए थे उसके बाद पार्टी में तो बने भी नहीं रह सकते थे वो। हाँ, बने बिल्कुल नहीं रह सकते थे समीर, लेकिन यह है कि तय तो मैं नहीं कह सकता कि चूंकि जिस तरह के जो इशारे आ रहे थे कि उनको कुमार विश्वास की हिमायत हासिल थी, तो उस रोशनी में ये कहना बड़ा ये था कि शायद इनको सस्पेंड करने का नतीजा एक हो सकता है कि पार्टी में पार्टी टूट सकती है। तो अगर आम आदमी पार्टी ने यह फैसला लिया है और फिर उसके बाद कुमार विश्वास का ये कहना कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ शाना बशाना खड़े हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ऐसा लगता है कि जो भी हिकमत अमली रही होगी, जो भी स्ट्रैटेजी रही होगी कपिल मिश्रा के सामने के सामने आने को लेकर के या फिर अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम लगाने को लेकर के, वो अब ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। वो देखिए जो आप देखें कि जो इल्जामात भी उन्हें लगाए हैं, वो पहले उन्होंने कहा था कि जब परसों उन्होंने ट्वीट किया था, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि मैं कल टैंकर स्कैम पे एक्सपोजे करूंगा। सुबह होते होते वो 2 करोड़ में तब्दील हो गया। वो टैंकर स्कैम कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गया। फिर वो सारा दिन वो टैंकर 2 करोड़ को लेकर के रह गए। देखिए यहां पे बहुत बुनियादी सी चीज है, 2 करोड़ का इल्जाम कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है। चीफ मिनिस्टर का रेजिडेंस है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा, हर चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जो एलजी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, सीबीआई एसीबी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है। अगर इल्जामात में जर्रा बराबर भी अगर सदाकत होती तो मेरा मानना यह है कि वो अब तक वो एक्शन ले चुके होते। ये स्टेजेस में एक्शन लेने जो है कि आज हम एसीबी के पास जाएंगे और कल हम सीबीआई के पास जाएंगे, दोनों ही कुछ किलोमीटर के फासले पे है दिल्ली में, तो ये मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जितना ज्यादा लेवरेज हासिल किया जाए, जो अभी ये सियासी ये है, जो कैमरे के स्पॉटलाइट है, वो उसका जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए, वो यही कोशिश लग रही है। मेरे ख्याल में अगर इल्जाम अगर इतना संगीन है तो फिर अब तक एक्शन हो चुका होता, और कोई भी चीफ मिनिस्टर इतना बेवकूफ नहीं होगा कि वो अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में 2 करोड़ रुपया ला करके कैश वो एक्सेप्ट कर रहा होगा। ये तो कुल मिलाकर आपको उनके आरोपों पर यकीन नहीं होता। और अरविंद केजरीवाल की पत्नी का एक ताजा स्टेटमेंट आया जिसमें वो कह रही हैं कि ये बेवकूफ आदमी सिर्फ लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, वो भी बिना दिमाग लगाए। तो कहीं ना कहीं उसी लाइन पर आपकी बातें भी नजर आ रही। उन्होंने ट्वीट के नहीं, अब सुनीता केजरीवाल का ट्वीट की एक और अहमियत है कि अब आप देखिए कि हम सवाल उठा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल खामोश क्यों हैं, और अरविंद केजरीवाल की वाइफ का सामने आना वो कहीं ना कहीं वो हर इस चीज को एक इमोशनल जो हेल्प है, जो वो कहते हैं ना कि एक जो सहानुभूति है जो लोगों की हासिल करने की, वो उसमें वो कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से यह बात लगातार कही जा रही है, और यह मेरा सवाल नहीं है, यह आम आदमी पार्टी का आरोप भी मान सकते हैं आप, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इस सवाल को लेकर जबरदस्त सुगबुगाहट है कि कुमार विश्वास पर पहले आपने डोरे डाले, कुमार विश्वास को समझा बुझा लिया गया, उसके बाद कपिल मिश्रा को सुपारी दे दी गई आम आदमी पार्टी में कोहराम मचाने की, और कपिल मिश्रा जो है वो बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से अदाकारी कर रहे हैं, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं।
कितना सच है इसमें? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, इसमें 2-3 मूल बातें हैं। जो कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया है पिछले 3 दिन के अंदर, वो कोई पार्टी का आंतरिक मामला नहीं है, वो जनता का मामला है और जनता के लिए उसकी जिम्मेदारी बनती है। 2012 से लेकर अगर मैं अभी केजरीवाल जी के आरोपों को पढ़ना शुरू करूं तो मुझे लगता है 1 घंटे लग जाएंगे। सलमान खुर्शीद, किसको नहीं, मतलब आप मनमोहन सिंह से लेकर नितिन गडकरी, अरुण जेटली, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, अन्ना, सबको उन्होंने आरोप लगाया और बकायदा हाथ लेके लहराते थे, ये देखो मेरे पास कागज, ये देखो मेरे पास। लेकिन जिंदगी में कभी उन्होंने एक भी बार किसी खिलाफ एफआईआर नहीं कराया। हाँ, जब उन्होंने हमारे 2 नेताओं के ऊपर आरोप लगाए, नितिन गडकरी जी के ऊपर और जेटली जी के ऊपर, तो बकायदा हमारे नेताओं ने उनके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन किया। 10 करोड़ रुपए का गडकरी जी से माफी मांगी, गडकरी जी ने उनको माफ कर दिया। जेटली जी से माफी मांग रहे हैं लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया, मामला चल रहा है। अब मैं आता हूं इस मुद्दे पे। अगर मैं ये मान लेता हूं कि जैसा अभी रिफत जावेद साहब कह रहे थे, नहीं वो कोई बच्चे नहीं है, वहां सीसीटीवी लगा होगा, मुझे लगता है वो काफी अच्छी बात है, वो अच्छी तरीके डिफेंड कर रहे थे आम आदमी पार्टी को। मैं ये मान लेता हूं कि वो पूरे उनके आरोप जो है बिल्कुल गलत है। ये आरोप पार्टी पे नहीं है समीर अब्बास, ये आरोप 2 व्यक्तियों के ऊपर है, अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन। तो कायदे से अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होती, उन दोनों को बाहर आना चाहिए था। जिस कमरे में 3 लोग थे, एक कपिल मिश्रा, दूसरे सत्येंद्र जैन, तीसरे अरविंद केजरीवाल, उस कमरे की बातचीत पे डिफेंड करने के लिए मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और बाकी लोगों को नहीं, उन 2 लोगों को आना चाहिए था, क्योंकि उसने आरोप सरकार पे नहीं बल्कि आरोप 2 व्यक्तियों पे लगाया। तीसरी बात, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरोप लगाने वाला खुद ही थाने जा रहा है, आरोप लगाने वाला पुलिस के पास जा रहा है, आरोप लगाने वाला एसीबी जी के पास जा रहा है। अरे अगर आप निर्दोष थे तो आज अभी तक आपने क्रिमिनल इसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया? आपने क्रिमिनल डिफेमेशन, आज मंडे था तो कोर्ट खुल गई थी, आप चले जाते 10-20 करोड़ रुपए क्रिमिनल डिफेमेशन कर देते। आप तो ऐसे हो गए उपाध्याय साहब, लेकिन आज आप कपिल मिश्रा के आरोपों को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं। आपको पता है ना, ये वही कपिल मिश्रा हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईएसआई का एजेंट करार दे चुके हैं। तब आप ही लोग खारिज करते थे, कहते थे मानसिक रूप से दिवालिया है ये शख्स। नहीं, आप अगर मैं क्या कह रहा हूं आपको, अगर ये मानसिक रूप से दिवालिया है तो इसको जेल के अंदर भिजवाने का काम अरविंद केजरीवाल का है, सत्येंद्र जैन का है, हमारा काम नहीं है इसको। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, आखिर वो क्यों चुप बैठे हुए? ठीक है, और अगर ये मानसिक रूप से दिवालिया है तो मानसिक रूप से दिवालिया प्रतिक्रिया देना चाहते हैं अश्विनी जी, सुनिएगा जी। बोलेंगे ये मानसिक रूप से दिवालिया आके अरविंद केजरीवाल को बोलना चाहिए। समीर, ठीक है, समझ गए आपकी बात में, पॉइंट है आपकी बात में, ठीक है जी। अश्विनी जी छोटी सी बात, मेरा ये कहना है कि मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मानसिक रूप से दिवालिया बताने का काम सत्येंद्र जैन का है, स्टूडियो में बैठे लोगों का नहीं है, ना आपका है ना मेरा है, अश्विनी जी आपकी बात सुन ली मैंने। जी अश्विनी जी, मैं ये कह रहा था कि मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। जिस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं और जो सामने चीजें आ रही हैं, मैं ये कह रहा था कि वो चीजें मतलब अगर वाकई उन्होंने लिया है तो वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की है कि इतने सारे कैमरे के सामने में उन्होंने लिया। और जो बात आप कह रहे थे डिफेमेशन की, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं अरविंद केजरीवाल, मैं कल से ही टीवी चैनल पे कह रहा हूं कि अगर मैं अरविंद केजरीवाल की जगह पे होता और कोई मेरी शख्सियत पे और मेरी इंटेग्रिटी पे इतना बड़ा अगर सवाल कोई खड़ा करता, तो अब तक, चूंकि मैं चीफ मिनिस्टर रहता और मेरे पास सारे रिसोर्सेज होते, मैं अब तक क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल कर चुका होता। और मैं भी उतना ही हैरान हूं कि अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं किया, चूंकि परसेप्शन जो है बहुत डैमेजिंग है। और अरविंद केजरीवाल अगर अब तक उन्होंने नहीं किया है तो अब करना चाहिए उन्हें। ये बिल्कुल, केस फाइल तो करना दूर, अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी जो है वो बरकरार रखी हुई है। उस चुप्पी पर ये हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस खामोशी का सबब क्या है। यही हमारा आज का सवाल भी है। मौलाना रशीदी साहब, अरे मीडिया के सामने नहीं आ रहे हो तो। मौलाना साजिद रशीदी, इस सवाल का जवाब क्या आपके पास है? अरविंद केजरीवाल पर घूसखोरी का इतना बड़ा सनसनीखेज आरोप, उसके बावजूद ये चुप्पी, ये साबित क्या कर रही है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक मिसाल आपके सामने है। सेनापति के अंडर लड़ती है। सेनापति
जो होता है वो सिर्फ ऑर्डर करता है, सेना ही लड़ती तो सेनापति मोर्चे पर तो दिखे, सेना हमारी मैदान में यहाँ पर तो मोर्चे पर ही नहीं है सेनापति। सेना तो हमारी मैदान में है। हाँ। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें कर ली हैं। हाँ। और आपने कपिल मिश्रा का पूरे दिन का घटनाक्रम देखिए उनका। सुबह उन्होंने, आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीला लिफाफा उन्होंने दिखाया था कि मैं ये पेपर लेकर जा रहा हूँ एसीबी के पास। 4 बजे कहते हैं कि मैं दोबारा जाऊंगा कल 11:30 बजे। ये इस तरह की जो बेबुनियाद बातें हैं उनकी, क्या मीडिया को या जितने भी लोग उसको देख रहे हैं क्या वो समझ नहीं रहे हैं ये है क्या मामला? ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं सुनीता जी ने बिल्कुल सही कहा है कि स्क्रिप्ट है, कहीं ना कहीं से उनको मिल रही है और वो पढ़ रहे हैं। कहां से आज मैं पार्टी के अंदर के लोग ही दे रहे हैं। वही बता रहा हूं मैं आपको। आज मैंने एक चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को देखा, वो आप पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर इतने अग्रुव थे, ऐसे चढ़ कर जवाब दे रहे थे, अगर आप उनको देखते तो पता चलता कि यकीनन स्क्रिप्ट यहीं से आ रही है। अच्छा। सच्चाई ये है। अच्छा। आज अश्विनी उपाध्याय को आप देखिए जिस तरीके से ये अपनी इनकी बात में जो दम लग रहा है। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा ना, आपसे पार्टी संभल नहीं रही। कभी कुमार विश्वास बगावती तेवर दिखाते हैं, कभी कपिल मिश्रा सामने आ जाते हैं। आप बीजेपी के ऊपर कैसे आरोप कर सकते हैं? नहीं, आरोप नहीं, देखिए मतलब बवाल आपकी पार्टी के अंदर मचा हुआ है, जिम्मेदार आप बीजेपी। अगर बीजेपी के कहने पर आपकी पार्टी के नेता इस तरह के बयान देने पर आमादा हो जाते हैं तो गलती किसकी है? मैं आपको सिर्फ एक जवाब देना चाहता हूं, ये जितनी सियासी पार्टियां हैं उनमें हमारी जो पार्टी है, आप पार्टी, वो बिल्कुल नुमाया पार्टी है। हाँ, एक अच्छी पार्टी है, अच्छे लोगों की पार्टी है। हाँ, ये अच्छे लोगों की पार्टी और अच्छी पार्टी लोगों को नहीं हजम हो रही है। ये देख रहे हैं कि हमारी सियासत तो बिल्कुल इनसे अलग है, इनकी सियासत बिल्कुल अलग है, इनको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए। दूसरी ये है, आपने मिसाल सुनी होगी कि जिस पेड़ पर फल होते हैं पत्थर उसी को मारे जाते हैं। आज ये लोग जो चाह रहे हैं, इनका जो 2019 का मिशन है उसको कहीं ना कहीं कामयाब करने की कोशिश में लगे हुए बीजेपी के लोग, कि इस पार्टी को जो है इस वक्त जो है इनकी सरकार को गिरा दिया जाए, किसी भी तरह करके पार्टी को तोड़ दिया जाए और फिर दोबारा इलेक्शन हो जाए। ये इस गुमान के अंदर है। मैं कहना चाहता हूं साफ तौर से कि अगर अभी इलेक्शन हो जाता है तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ जाएगी। लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि भाई केंद्र में भी बीजेपी है, एमसीडी में बीजेपी आ गई। हाँ। और विधानसभा में बीजेपी आ जाए तो काम होंगे, अभी अगर चुनाव होगा नहीं, ऐसा कुछ सोच लो, बीजेपी आ सकती है सत्ता में। अरे सवाल ही पैदा नहीं। हाँ। सवाल इनको मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए, हाँ, हर चुनाव का मामला बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, एमपी के इलेक्शन का अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है, एमसीडी का अलग होता है। तो लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है कि इनकी डुगडुगी में हर जगह हर बार जो है इनकी बातों में आते जाएंगे। इतनी भी बेवकूफ नहीं। ठीक है, इशरत जहां हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन। इशरत जहां, क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात को लेकर बेचैनी है कि भाई भले ही बवाल आम आदमी पार्टी के अंदर मचा हुआ हो, लेकिन फजीहत इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की भी हो सकती है, क्योंकि टैंकर घोटाले का मामला भी खुल सकता है? देखिए समीर जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि अगर वाकई ये टैंकर घोटाला जिसकी कल कपिल मिश्रा ने इतनी दुहाइयां दी हैं, अगर वाकई उनमें थोड़ी सी भी एथिकल वैल्यूज़ होती और टैंकर घोटाला उनको लगता है कि उनके हिसाब से बिल्कुल गलत था और वो घोटाला साबित हो गया था, तो वो पहले क्यों नहीं गए? और जो टैंकर घोटाले का टेंडर था उसको रद्द करने की बात क्यों नहीं की गई और क्यों नहीं पहले एक्शन लिया गया? आज जब 2 करोड़ का मामला, मुझे नहीं पता कि क्या इन तीनों लोगों की हकीकत थी बंद कमरे में, और जिसकी सफाई है आज कोई और लोग पेश कर रहे हैं जो वहाँ पर गवाह भी नहीं थे। इसको पूरे रुख को मोड़ दिया गया और 2 करोड़ पे लाके खड़ा कर दिया गया, चाहे आज वो हमारे आम आदमी पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट कितना भी डिफेंड कर ले। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि अगर घोटाला था तो उसको कपिल मिश्रा को क्यों चुप रहे, पहले से क्यों नहीं इस आवाज़ को उठाया गया? आज जब 2 करोड़ का लेन देन होता है और कहीं ना कहीं हिस्सेदारी में उनको नहीं रखा जाता, तो उनको समझ आता है कि टैंकर घोटाले की बात उन्हें खोलनी थी। आज उन्हें लगता है कि हाँ, केजरीवाल जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को छुपा रहे हैं, तो वो पहले भी जो है गांधी जी की समाधि पर जा सकते थे, पहले भी सत्याग्रह के नारे लगा सकते थे और पहले भी जाकर वो मीडिया को ये चीज़ें संबोधित कर सकते थे कि मैं कुछ एक्शन जो है वो शीला जी के खिलाफ लेना चाहता हूँ, लेकिन केजरीवाल जी मुझे रोक रहे हैं। लेकिन आज उन्हें याद आ रहा है जब उनका जो बंदर बाट होना था पैसों का, आज उनको हिस्सा नहीं मिला, तो उनको याद आता है कि टैंकर घोटाले की वजह से उनको रोका जा रहा है या उनको मंत्री पद से हटाया जा रहा है। और जहाँ तक मिसिस केजरीवाल के ट्वीट की बात की जाए तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि ठीक है, भले स्क्रिप्टेड उनको लगता है कि सारी कहानी रही है, तो क्या उनको ये नहीं है कि फिल्म में एक हीरो भी होता है और एक हीरोइन भी होती है?
कम से कम उस हीरो को आज, भले ही इसका लीगल कोई मैं कहूंगी कि वैल्यू नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी कोई ऐसे एविडेंसेस सामने नहीं है, लेकिन क्या उनकी एथिकल कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या ये वो परिवर्तन की पार्टी नहीं है जिसने लोगों को ये कहा था, दिल्ली की आवाम को, और दिल्ली की आवाम के साथ साथ उन 3 और स्टेट्स में जहां ये जाके चुनाव लड़े थे, 3 टोटल स्टेट्स में ये लोग चुनाव लड़े, और चौथा चुनाव इनका एमसीडी का दोबारा दिल्ली में था जहां इन्होंने शिकस्त खाई, कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बाहर निकल के ये बात करें और कपिल मिश्रा की बात को जो है वो रिबट करें। क्यों नहीं सत्येंद्र जैन ने आज किसी भी वक्त आके कैमरे का सामना किया? क्यों नहीं किसी भी एक जिम्मेदार आदमी ने, जहां पे मैं कहना चाहूंगी बंद कमरे में जो हुआ, उन तीनों लोगों में से सिर्फ एक आदमी क्यों बाहर आता है? उस पे भी एक सवालिया निशान उठता है कि उसको सत्येंद्र जैन बाहर आए। सत्येंद्र जैन का स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर दिवालियापन है, ये मानसिक हालत ठीक नहीं है कपिल मिश्रा की, वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, खारिज कर दिया उन्होंने। उन्होंने सभी समीर जी मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि 2 चुनौतियां जो है कपिल मिश्रा ने दी। एक चुनौती ये थी कि ये मुझे पार्टी से नहीं निकाल सकते, जो बिल्कुल साबित हो गया कि आप क्यों नहीं कपिल मिश्रा को एक्सपेल कर देते हैं, आप किस बात से डर रहे हैं, आप सिर्फ उसको सस्पेंड करके छोड़ देते हैं। और दूसरी चुनौती ये दी थी कि इसको जो है खुले मैदान में रखा जाए और जितने सबूत हैं वो सार्वजनिक किए जाएं, और जो आवाम है वो ये डिसाइड करेगी कि ये सही है या गलत है। तो मैं तो कहूंगी कि दूसरी चुनौती को भी इन्हें मान लेना चाहिए और कम से कम ये सारे जो सबूत हैं वो सार्वजनिक करके। ठीक है मौलाना रशीद, इस पर आपका जवाब चाहूंगा। चांद गोयल साहब के पास मुझे जाना है, उससे पहले आपका एक जवाब कि कपिल मिश्रा जब मंत्री थे तब उन्हें टैंकर घोटाले की याद क्यों नहीं आई? अगर अरविंद केजरीवाल उनकी नहीं सुन रहे थे तो वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? क्यों नहीं उन्होंने अपने लेवल पर कार्रवाई करवाने की कोशिश की? क्यों नहीं वो पहले एसीबी के पास गए? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना। जब मंत्री पद से उनको हटाया जाता है तब उनको इस घोटाले की याद आ जाती है। समीर भाई, मेरा जवाब तो आप ही ने दे दिया और मैडम ने दे दिया। अभी ये तो सच्चाई है, जब कपिल मिश्रा जब मंत्री थे, जल बोर्ड उन्हीं के पास था। अगर आप उनके टेंडर दे रहे हैं, आपको पता है कि पहले भी वही लोग थे, आज भी वही लोग हैं, तो आपने उस वक्त क्यों आवाज नहीं उठाई कि भाई उन्हीं लोगों को क्यों दिया जा रहा है? पहले चूंकि उन लोगों ने घोटाला किया था, वो आज भी घोटाला करेंगे, तो इनको उसी वक्त कहना चाहिए था। बिल्कुल मैं मानता हूं इशरत की बात को कि उनको कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं, वो उन्होंने इसलिए नहीं कहा, वो ये कह रहे हैं कि इसलिए नहीं कहा क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि कार्रवाई करेंगे अरविंद केजरीवाल, अपने नेता पर विश्वास था। लेकिन वो विश्वास डगमगा चुका है। क्या है असल में, क्योंकि 60-8 हो गई है कांग्रेस पार्टी। असल में ये बात नहीं, ये बात नहीं, बात ये है कि मामला कुछ है ही नहीं। इस मामले को बिल्कुल बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कार्रवाई होती या कार्रवाई होनी चाहिए या कार्रवाई क्यों नहीं की, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मामले को बिल्कुल बनाया जा रहा है कि इन्होंने ऐसा नहीं किया। उसका सहारा लेके हाँ जी सर जी बोलिए। समीर, आप लोग गलत फैक्ट पे बहस कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे लगता है इन दो लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। 1 साल पहले नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि कपिल मिश्रा का प्रवक्ता आपको बन जाना चाहिए उपाध्याय जी। कि क्या चीज नहीं, कपिल मिश्रा का प्रवक्ता आप बन जाइए। करवा पाए आप क्या चीज आज तक प्रूव करवा पाए कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट? मुझे बताइए आप। समीर अगर ऐसी बहस कराना तो मुझे लगता है मुझे बुलाने की जरूरत नहीं। बोलिए बोलिए अश्विनी जी, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? फर्जी डिग्री का फायदा नहीं है। अरे अश्विनी जी, इससे आगे बोलिए ना, क्या गलत लग रहा है आपको? एक साल पहले कपिल मिश्रा ने चिट्ठी लिखी थी एलजी को। 1 साल पहले भी वो राजघाट गया था। मैं कपिल मिश्रा का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो फैक्ट है, जो इन दोनों लोगों को नहीं पता, वो मैं करेक्ट कर रहा हूं। 1 साल पहले भी आपके पास विजुअल होंगे, निकलवा लीजिए। 1 साल पहले भी वो राजघाट गया था, 1 साल पहले चिट्ठी लिखा था, और उस चिट्ठी लिखने के अगले दिन उसको कानून मंत्री पद से हटाया गया था। आपको भी ध्यान होगा, उसको कानून मंत्री पद से हटा दिया गया था। तब उसको ये एक विभाग रखा गया। वो मीडिया उसमें तो ये बात थी कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जानता हूँ चिट्ठी एसीबी को भी लिखी थी, आपको याद होगा। बिल्कुल, एक चिट्ठी एसीबी को भी लिखी थी, अरविंद के मुआवकत में लिखी थी। आपको याद होगा इस बात को। 10 महीने पहले की वो चिट्ठी है अश्विनी उपाध्याय साहब, जो संजय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई और उसमें कपिल मिश्रा ने बाकायदा कहा था कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। हाँ। समीर, आप नहीं, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि कपिल पे अटैक करना है, तो कपिल के एक आदमी कपिल मिश्रा को बुलाना चाहिए था। आप कपिल को इतना डिफेंड क्यों कर रहे हैं अश्विनी जी? अगर कपिल मिश्रा आपकी पार्टी के नेता थोड़ी है, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? डिसाइड कर लिया कि आपको डिफेंड अदरवाइज
नहीं नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इसके लिए प्राप्ति पड़ रहा है वो। अरे भैया, आप लोग गलत फैक्ट पे बहस कर रहे हैं, आप लोग गलत फैक्ट पे बहस कर रहे हैं। मैं ये केवल इतना बात पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन सामने क्यों नहीं आ रहे? सामने आके उनको बात रखनी चाहिए। सामने आ नहीं रहे, एफआईआर करा नहीं रहे, कर नहीं रहे, चुपचाप जैसे ये सिटपटा रहे हैं कपिल मिश्रा कहीं दुबक के बैठे हुए। संबित पात्रा भी सिटपटा रहे थे। ये इनकी जो ये सटपटाहट है, ये कहीं ना कहीं बताती है, इस बात को दर्शाती है कि ये लोग उसके बैक में खड़े हुए हैं। रिफत यहाँ पर 10 महीने पहले की जिस चिट्ठी का जिक्र हो रहा है, क्या उसमें इस बात का कहीं भी जिक्र था कि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि टैंकर घोटाले की जांच ठीक तरीके से हो? मुझे अच्छी तरह से याद है कि जिस दिन उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद उनको कानून मंत्री से जब हटाया गया था तो उसके बाद भी जो उनका बयान आया था उसमें कहीं ये नहीं था कि हमारे साथ नाइंसाफी इन्होंने की है। और ये अगर मेरे ख्याल में अगर उस दिन उनके पास अच्छा मौका था हीरो बनने का, कि जिस दिन अगर आपके लेटर लिखने के बाद आपको कानून मंत्री से हटाया गया था तो आप जल बोर्ड के भी मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए था, आपको रिजाइन कर देना चाहिए था और आज से कहीं ज्यादा आप हीरो बन जाते। और मेरे ख्याल में उस दिन आपके बातों में ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती। आज जो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सावर ग्रेप वाला कि हमें निकाल दिया गया, अब उसके बाद हमने आकर के लोगों को ये कहना है कि कुछ ना कुछ ये तो उसके खिलाफ ये कहना है। तो इस वजह से देखिए, हम जर्नलिस्ट के लिए ये मवाद तो अच्छे मिल रहे हैं, मसाले अच्छे मिल रहे हैं, हम इसको कवरेज कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 2-3 दिन तक ये मामला चलेगा और कपिल मिश्रा जो हैं वो पॉलिटिकल ऑब्लिवियन में चले जाएंगे, क्योंकि अनलेस के वो बीजेपी ज्वाइन कर ले। क्योंकि देखिए, अनलेस के वो किसी पार्टी में ज्वाइन करते हैं एज एन इंडिविजुअल, जो है कोई भी इंडिविजुअल किसी पार्टी से बड़ा नहीं होता है, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी बहुत ज्यादा कोई अहमियत होगी। तो बहुत ज्यादा अगर इम्कान अगर यही लगता है कि अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए वो शायद पार्टी ज्वाइन कर ले, कोई भी पार्टी ज्वाइन करे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वरना इंडिविजुअली जो है ये जो पासा मैंने शुरू में कहा था उनके लिए बहुत उल्टा पड़ गया है। ये मेरा असेसमेंट है। जी, चांद गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन में। गोयल साहब, अभी जो दिल्ली की मौजूदा सूरत हाल है उसे देखते हुए आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? क्या यह कहा जा सकता है कि दिल्ली में जो चुनाव है वो अब जल्द ही होने वाले हैं, मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में? देखिए, चुनाव कब होंगे, कैसे कब कराए जाएंगे, इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दिया जा सकता। पर जो इस वक्त हालात हैं उसके बारे में मेरा एक व्यू अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि डिबेट ये कर रहे हैं कि सीएम साहब जो दिल्ली के हैं वो चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं, उनकी तरफ से बयान क्यों नहीं आ रहा है। पर दूसरी तरफ अगर जो हम फैक्ट्स देख रहे हैं कि जो शख्स कल तक कैबिनेट मिनिस्टर था वो जाके वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल साहब से मिलके उनको पूरा एक बयान देते हैं कि उनके सामने क्या हुआ, कैसे 2 करोड़ का व्यवहार किया गया, और उसके बाद उन्होंने एसीबी को भी खबर की। अब ये समझ में नहीं आता कि जब लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो आज जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मुखिया वहाँ पे तय कर दिया गया है दिल्ली में, और एसीबी को भी इस बात की खबर दी गई है, तो अभी तक इसके बारे में जांच पड़ताल जिस तरह से होनी चाहिए वो क्यों नहीं शुरू की गई है। वहाँ के जो अभी एक पैनल पे एक साहब ने कहा कि सीसीटीवी का सब रिकॉर्डिंग देखना चाहिए कि ये कब गए थे, किस दिन गए थे, किस वक्त गए थे, उस वक्त वहाँ पे सत्येंद्र जैन साहब थे क्या उस घर में, सीएम साहब थे कि नहीं थे, बाकी जो रिकॉर्ड है वो सब लेना चाहिए, उनका जवाब लेना चाहिए। उसके जवाब के बेसिस पे, जिसको हम एफआईआर कहते हैं, कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन एक दफे किसी भी गुनाह के बारे में, करप्शन है, कोई भी इस तरह का गैर व्यवहार हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है, सही बात है, किसी भी इस तरह की अगर हम पे खबर आती है तो सबसे पहले उसके बारे में इमीडिएट, जब तक जिससे उसके जो एविडेंसेस हैं वो नष्ट नहीं किए जाएं, उसके बारे में जो भी बात है उसको सब तफ्तीश होनी चाहिए। पर अभी तक मैं जिस तरह से इस बहस को देख रहा हूँ कल 2 दिनों से, कि एक शख्स वो कंटिन्यूअस कपिल मिश्रा जी ये कहे जा रहे हैं कि मेरे सामने इस तरह का व्यवहार हुआ है, उनका रिकॉर्ड, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए बाकायदा पुलिस में, और उसके साथ साथ जिन लोगों पे वो आरोप लगा रहे हैं वो सही हैं कि गलत हैं। ये देखिए, ये तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में आखिर में प्रूव किया जाता है, पर इन्वेस्टिगेशन का पहला एक जो सीढ़ी होती है, पायदान होता है कि आपको उसके बारे में कम से कम जो इंफॉर्मेशन है, एविडेंस है, वो तो आप कलेक्ट करिए। पर उसके बारे में बिल्कुल अश्विनी उपाध्याय साहब, ये सवाल दरअसल आपके लिए है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है जब आरोप इतने संगीन हैं। एक शख्स जो कि चंद दिनों पहले तक मंत्री था वो अपने मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा है घूसखोरी का, 2 करोड़ की घूसखोरी का, उसके बावजूद भी
वो तेजी, वो फुर्ती जांच में क्यों नहीं नजर आ रही है? अब तक बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, गोयल साहब कह रहे हैं। नहीं, तो ये सवाल हमसे क्यों आप पूछ रहे हैं? मैं दिल्ली पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एलजी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं। इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? केंद्र सरकार के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस। तो पार्टी को जो इस मामले में पूरा दिख रहा है वो आपको बताता हूं। हाँ, ऐसा है, मुझे लगता है समीर, दूसरे लोग अगर ऐसी बात करें समझ में आती है, अगर आप ऐसी बात करते हो ठीक नहीं लगता है। अरे पुलिस, उनको कंप्लेन दिया है, पुलिस को जो अपना काम करना होगा काम करेगा, उसका जवाब मैं कैसे दे दूं? ये आप दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता से पूछिए, कब छापा मारेंगे, कब क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मैं तो 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। बिल्कुल, ये सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। जो पॉलिटिक्स में दिल्ली होता है, पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, होता है, सीबीआई आपकी, दिल्ली पुलिस आपकी, सवाल आपसे नहीं पूछे तो किससे पूछे? नहीं, ये गलत बयानी कर रहे हैं आप, ये गलत बयानी कर रहे हैं। सीबीआई पूरी तरीके से स्वतंत्र संस्था है। दिल्ली पुलिस निश्चित रूप से केंद्र सरकार के अंडर में आती है, तो केंद्र सरकार और पॉलिटिकल पार्टी में अंतर होता है। आप अपनी बात पूरी क्या बात कर रहे हैं आप समीर? ठीक है, आज कैसी बहस कर रहे हैं आप? केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग है, केंद्र सरकार बिल्कुल अलग है। मैं यहाँ पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, आप इसको समझिए पहली बात। मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी, चूंकि आम आदमी पार्टी कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है नहीं, रसीदी साहब है, उनके समर्थक हैं, इसलिए वो भी कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं आपके माध्यम से जो दर्शक है केवल उनको इतना समझाना चाहता हूं, अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगाया जाएगा कि मैंने 2 करोड़ लिया, मैं सबसे पहले मीडिया को बुलाऊंगा, मीडिया को बुला के बोलूंगा कि झूठ बोल रहा है, ये मेरे घर नहीं आया था। दूसरा काम मैं करूंगा, मेरे आसपास जो थाना होगा वहां जाके FIR करूंगा। तीसरा काम मैं करूंगा, जिस दिन कोर्ट खुलेगी तुरंत जाके उसके ऊपर 10 करोड़ 20 करोड़ का क्रिमिनल डिफेमेशन करूंगा। मैं केवल मुख्यमंत्री जी से और दूसरे जो मंत्री सत्येंद्र जैन जी से इतना पूछता हूं, आप आके सामने मीडिया के सवाल तो ले लो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लो। आप वैसे तो आप दिन भर में 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। आप 2012 से उठा के देखे तो मुझे लगता है चाहे अन्ना आंदोलन हो, चाहे आम आदमी पार्टी का संस्थापन हो, दिन एक दिन में 3 हो हुई है। इवन रिफत जावेद साहब कई बार कवर करते रहे, तब किसी और चैनल पे थे, मैं जानता हूं उनको अच्छी तरीके से। आज क्या हो गया है कि आज ये दोनों लोग दुबक के बैठे हुए हैं, दोनों लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं मीडिया का सवाल ले? आप लोग जो मीडिया सवाल पूछती है वो जनता का ही सवाल पूछ रही है। आप लोग जाके उनसे पूछिए। जब एक पूर्व मंत्री अपने मुख्यमंत्री पर ये आरोप लगा रहा है तो जांच की जिम्मेदारी, जल्द से जल्द जांच मुकम्मल कराई जाए, इसकी जिम्मेदारी है किसकी? देखिए, दिल्ली भले ही एक हाफ स्टेट होगा समीर, लेकिन आप जानिए कि दिल्ली एक कैपिटल स्टेट है जी। यहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री को तत्काल एलजी को चिट्ठी लिखनी चाहिए। तो अगर चूंकि मुझे इतना तो है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जो करप्शन को लेकर के बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, अगर उनके नाक के नीचे उसी शहर में, उसी स्टेट में अगर एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगता है, आई एग्री कि अश्विनी जी जो कह रहे हैं कि सीबीआई इंडिपेंडेंट है, मान लिया जाए कि सीबीआई इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो प्रोसेस होता है सीबीआई इंक्वायरी का, कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड होता है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होता है, वो उसके रिकमेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो सुप्रीम जो बॉस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस है, वो एलजी को बनाया है, और एलजी के सामने में इन्होंने जाकर के सारे एविडेंस, सो कॉल्ड एविडेंस दे दिए हैं। तो मेरे ख्याल में अब तक तो सीबीआई को लाइटनिंग स्पीड के साथ इसको करना चाहिए था। सिर्फ इस वजह से नहीं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कैपिटल स्टेट में इतना बड़ा इल्जाम लगा है, और वो अब तक वो चुस्ती और वो आपने नहीं देखी है। तो इसी की वजह से मैं ये कह रहा था कि जो ये तमाम चीजों को अगर आप देखें और उसके जो सीक्वेंसेस को देखें, तो मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ कपिल मिश्रा के लिए आप फिर से गलत बयानी कर रहे हैं, मीडिया पब्लिसिटी करने का एक जरिया होता है। अश्विनी साहब, मान लीजिए ना, इतनी आप नैतिकता की बात करने लगे, आपकी सीबीआई कहां अंडर में आती है, ये आती है, जो हो रहा है वो देखिए ना। मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। अब नहीं, मैं रिफत की बात के बाद उसका जवाब मिल चुका है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना होगा। नहीं, एक मिनट, अश्विनी जी नहीं होता। अश्विनी जी, अरे भैया सीबीआई, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चांद गोयल साहब भी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। और बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर केजरीवाल की खामोशी का सबब है क्या? एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो केजरीवाल की खामोशी का सबब क्या है, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इशरत जहां, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कपिल मिश्रा के आरोपों को आपकी पार्टी इतनी गंभीरता से ले रही है? और जाहिर है गंभीरता से ले रही है तभी केजरीवाल का इस्तीफा मांगा जा रहा है। और अगर आप कपिल मिश्रा के इस आरोप को गंभीरता से ले रहे हैं तो फिर तो टैंकर घोटाले के आरोपों को भी गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए समीर, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई की गई इनकी तरफ से, और कपिल मिश्रा क्यों खामोश रहे इतने टाइम तक। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज उन्हें मीडिया याद आ रही है। पहले क्यों नहीं उन्होंने मीडिया के दरवाजे खटखटाए और ये कहा कि भाई इस तरीके से मुझे जो है मेरे चीफ मिनिस्टर या पार्टी के जो चीफ हैं वो मुझे कहीं ना कहीं चुप रहने के लिए, खामोश रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। या क्यों नहीं उन्होंने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। आज उन्हें याद आता है जब उनका हिस्सा उनको नहीं दिया गया। और फिर मैं कहना चाहूँगी कि अगर भले ही इसका, पहली बात उन्हें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इसकी दे देनी चाहिए थी कंसर्न जो भी पुलिस स्टेशन में, अगर वो भी नहीं हुआ था तो कम से कम उसके बाद उनको नैतिकता के आधार पर खुद ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। यहाँ इतनी लिहाज और इतनी शर्म रखनी चाहिए क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा यकीन से एक नई पार्टी को जो खड़ा किया था वो सिर्फ इसलिए खड़ा किया था कि जो आज तक होता आया है कम से कम वो नहीं होगा, नई पार्टी होगी और परिवर्तन का नारा लेके आई तो वाकई हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन सारी उम्मीदों पे पानी फिरा, नया बहुत कुछ देखने को मिला लेकिन रिवर्स तरीके से, चाहे वो फर्जी डिग्री का मामला हो, चाहे वो महिला उत्पीड़न का मामला हो, चाहे वो 6 लाख के रिश्वत को लेते हुए असीम जो है वो पकड़े जाते हैं, या आज ये बताते हैं कि 2 करोड़ का लेन देन था, बंद कमरे में था। और ये देखिए कि इतनी शर्मनाक ये बात है कि पूरे मुल्क में इसका ढिंडोरा पिटा है, पूरे मैं कहूँगी जहान में इसका ढिंडोरा पिटा है। और एक कैपिटल का चीफ मिनिस्टर जिसके ऊपर उसका खुद का मिनिस्टर जो है वो इल्ज़ाम लगाता है कि 2 करोड़ का लेन देन चल रहा था। मुझे लगता है कपिल मिश्रा को तो इस्तीफा दे देना चाहिए और इन दोनों को भी बाहर आकर कम से कम ये बात तो रखनी चाहिए जो बड़ी नैतिकता की, बड़ी एथिकल वैल्यूज की बात करते थे, आज कहाँ चलेंगे। बिल्कुल रशीदी साहब, इसका तो जवाब दीजिए ना कि 4 मंत्री हटाने पड़ते हैं। कपिल मिश्रा का हाल हम सबके सामने है। जितेंद्र तोमर की बात कर लीजिए, संदीप कुमार की बात कर लीजिए, असीम खान की बात कर लीजिए। आम आदमी पार्टी, वो पार्टी जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके ये पार्टी बनी, उसके 11 विधायक अलग अलग मामलों में आज जमानत पर बाहर हैं। ये हाल क्यों है पार्टी का? पार्टी इस तरह टूट क्यों रही है, बिखर क्यों रही है? देखिए, ये वाहिद पार्टी है जो किसी के भी खिलाफ कोई मामला आता है तो उस पर कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा पिछले 10 दिन के अंदर 2 आदमियों पर कार्रवाई हुई। ये इस पार्टी का स्टैंडर्ड है। आप पिछली पुरानी पार्टियों को उठाकर देख लीजिए, बीजेपी को देख लीजिए, कितने करप्ट लोग उसके अंदर हैं। कांग्रेस को देख लीजिए, कितने बड़े बड़े स्कैम हुए हैं लेकिन कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। मैं अश्वनी जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूं साथ साथ इसमें। ये कह रहे थे कि भाई अरविंद केजरीवाल क्यों सामने नहीं आते जब इल्जाम लगता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, यही कपिल मिश्रा जब मोदी जी को ये कहते हैं कि ISI का एजेंट है, क्या मोदी जी बाहर आए थे? क्या मोदी जी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था? क्या मोदी जी ने कोई रिपोर्ट कराई थी? अश्वनी जी इसका जवाब दे दें। ये ऐसा बेबुनियाद सवाल है और इनकी सटपटाहट से पता चल रहा है कि ये लोग बिल्कुल पूरे तौर से 100% कपिल मिश्रा को डिफेंड कर रहे हैं। आज उस बात पर नहीं आ रहे हैं कि पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स क्या थी। ये सिर्फ कपिल मिश्रा को डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं। कई चैनलों पे मैं इनके प्रवक्ता को, संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता को देख चुका हूं, वो सिर्फ कपिल मिश्रा को यहां डिफेंड कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पता चलता है, जनता देख रही है, लोग समझ रहे हैं इस बात को कि ये कहां से आ रहा है और कैसे हो रहा है। अश्विनी जी। साजिद साहब, आप जो अपनी बात रख रहे हैं, मैं उस पर बात कहना चाहूंगी कि आपसे तो अश्विनी जी से सवाल था रशीदी साहब का, उन्हीं को जवाब दे लेने दीजिए जी। यहाँ पे कुछ भी कहें मुझे पता नहीं। जी अश्विनी जी। हाँ, मैं समीर भाई, मैं केवल इतना कह रहा हूं, 3 लोगों के बीच में पुरानी हिस्ट्री पे जा ही नहीं रहा हूं। कौन राशन कार्ड बनाया, कौन फर्जी डिग्री रखा, कौन अपनी, वो मैं उस पर बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। मैं केवल 2 दिन के डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। ये मोदी जी का सामान्य बात नहीं है, बाहर आए थे। ये बिल्कुल असामान्य बात है। नहीं, असामान्य बात ऐसे है, क्या मोदी जी बाहर आए थे? प्लीज आप सुन लीजिए ना। आप मुझे मोदी जी का जवाब दीजिए। जी ऐसे बहस नहीं होगी भैया, ऐसे बहस सुनी कीजिए अपनी बात जल्दी से। बैठा है और कहीं भी बीजेपी नजर नहीं आ रही है। समीर, इस चीज को समझना पड़ेगा। ये पहली बार हुआ है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर अपने
मंत्री सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया, इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अरे कमाल, और अगर आरोप लगा जब बर्खास्त कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, तब बोलते हैं ना वो यही तो मसला है, इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं। आप कपिल मिश्रा अगर मंत्री रहते, बता दीजिए, अगर मंत्री रहते कपिल मिश्रा ने ये सवाल उठाए होते तो आज उनके सवालों की गंभीरता कुछ और होती। देखिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं अगर आरोप लगा है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो उसके लिए बिल्कुल जैसे कपिल मिश्रा गए, इसकी शुरुआत तो कायदे से मुख्यमंत्री की तरफ से होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के पास पावर है एक कमेटी गठित करने की, मुख्यमंत्री के पास पावर है एक SIT गठित करने की। अच्छा, मुख्यमंत्री के पास पावर है, मुख्यमंत्री अपने खिलाफ जांच की शुरुआत कैसे करें? कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? कौन सा पाठ पढ़ा कैसे करें? कैसे करें? अरविंद केजरीवाल अपने खिलाफ जांच की शुरुआत कैसे करवाएं? अपने हाँ, अरे सत्येंद्र जैन ने अगर दी आरोपों के मुताबिक रिश्वत तो किसको दी? अरविंद केजरीवाल को दी ना। मानते हैं दोषी है, अगर वो जांच नहीं करवाना चाहते। हाँ ऐसा है, आप समझिए कपिल मिश्रा एलजी के पास चले गए, आप जांच कीजिए ना समीर भाई और दर्शकों, आप जांच कीजिए उसको। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ यार समीर, अगर मुझे लगता है जिसको फैक्ट नहीं पता अगर वो बीच में बोलेगा तो ये मिसकम्युनिकेशन होगा। सीबीआई जांच दो तरीके से होती है, हमें पता ना, रशीदी साहब को पता, रशीदी साहब को पता, इशरत को पता, सिर्फ बीजेपी को फैक्ट्स पता है। रशीदी साहब एक मिनट, उनकी बात देखिए पूरी नहीं हो पाई ना, समझ नहीं पाएगा कोई। जी, सीबीआई की जांच होती है जब राज्य सरकार रिकमेंड करती है, हाईकोर्ट करती है। हाईकोर्ट में कोई PIL हुई नहीं है तो सीबीआई जांच। तो यहाँ पर एलजी दिल्ली में कौन? एलजी तो करेंगे, साहब ही तो करेंगे। अश्विनी जी क्या हो गया आपको? सीबीआई का तो अभी मामला ही नहीं आया, सीबीआई को कहां लेके जा रहे हैं आप? अरे भैया वो बिना मुख्यमंत्री के रिकमेंडेशन नहीं कर सकते, यही तो मैं कह रहा हूं आपको। बिना मुख्यमंत्री के रिकमेंडेशन को नहीं, एलजी नहीं कर सकता। अगर दिल्ली गवर्नमेंट की फाइल पास करनी है तो एलजी करेगा। एक मिनट समीर, एक मिनट, और यहाँ जांच होनी तो एलजी कुछ नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री से लेनी पड़ेगी एलजी को। एसीबी क्यों नहीं कर सकती? अश्विनी जी एक छोटा सा इंटरवेंशन ये है, चले सीबीआई के पीछे तो बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन रिकमेंड करेगा कौन नहीं करेगा। एंटी करप्शन ब्रांच जो है, ये तो मामला रिश्वत देने का 2 करोड़ का तो सीधा ये करप्शन का मामला बनता है। आज कपिल मिश्रा वहां मिलने गए थे MK मीना साहब से। MK मीना साहब आए, मुलाकात के बाद ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 करोड़ का जिक्र तक नहीं किया। अब आप ये बताइए कि एक ऐसा मामला जो करप्शन का इतना बड़ा मामला है, चीफ मिनिस्टर ने 2 करोड़ रुपए लिए हैं, मेरे लिए तो बहुत ही सेंसेशनल मामला है। अगर इसके बावजूद अगर जो कंप्लेनेंट है वो जाता है और ACB के चीफ से मिलता है और ACB चीफ आकर के कहता है कि उन्होंने इसका जिक्र तक नहीं किया, फिर आप इसकी सीरियसनेस पे तो सवाल उठेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। चांद गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गोयल साहब, आपके हिसाब से कार्रवाई की शुरुआत यहाँ पर किस तरफ से होनी चाहिए और कैसे इस मामले की, जब ये इतना गंभीर मामला है, जब ये इतना गंभीर मामला, सुन लीजिए अश्विनी जी, जी चांद गोयल साहब, क्या होना चाहिए था इस मामले में? या आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं मामले में हीला हवाली दिख रही है? इसमें एक और, हाँ, इसमें एक जो महत्वपूर्ण एक मुद्दा और है कि आज एक चीफ मिनिस्टर के विरुद्ध एक आरोप किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर के विरुद्ध जब आरोप होते हैं और इस तरह का जब चर्चा होती है, डेफिनेटली पूरा गवर्नमेंट में पैरालिसिस हो जाता है। कोई भी गवर्नमेंट का व्यवहार नहीं होता जिससे डायरेक्टली पब्लिक जो है अफेक्ट होती है। अब जब जिन साहब ने इस बात के लेकर आरोप लगाए, LG साहब को सब उन्होंने बात बताई, उनको डेफिनेटली कुछ कागज वगैरह कुछ या लेखी कुछ दिया होगा, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है। आइदर LG साहब के थ्रू जो ACB को बता सकते हैं कि इस बारे में पूरी जांच पड़ताल की जाए, और LG साहब इस बारे में रिपोर्ट भी दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि किस तरह का, क्योंकि ये उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज किसी भी तरह से जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, करप्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप होता है। प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट जो है, जिसमें नॉन बेलेबल सेक्शन की तरतूदें होती हैं, और इस तरह के आरोप की वजह से अगर गवर्नमेंट पैरालाइज हो जाती है, गवर्नमेंट में कोई भी डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रह पाती है, डेफिनेटली LG साहब का एक ये कर्तव्य बनता है
कि अगर उनके सामने इस तरह की बात आई जाती है तो उसका डेफिनेटली, हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन जिस तरह के अब सवाल सामने आए हैं उसका जल्दी से जल्दी, क्योंकि एक तरफ आप देखिए बिहार में एक मुख्यमंत्री साहब के विरुद्ध केस हुआ, आज कितने साल हो गए, आज जाके सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा कि भाई कम से कम 9 महीने में इस केस का निपटारा किया जाए। इस तरह के अगर इस तरह के इतना टाइम बर्बाद होता है, डेफिनेटली पब्लिक सफर होती है, एडमिनिस्ट्रेशन सफर किया करता है और गवर्नेंस में कहीं ना कहीं ढीलापन आता है। तो मेरा व्यू यह है, रशीदी साहब ये बताइए कि आम आदमी पार्टी कोई आम पार्टी तो थी नहीं, खास पार्टी थी ना, नैतिकता के बड़े बड़े दावे करने वाली पार्टी थी ना, और आप लोगों का तो लगातार राजनीति करने का तरीका यही रहा कि किसी के खिलाफ बस आरोप लगा दो, उसका सबूत मत दो, आरोप लगा दो, उसे बदनाम कर दो। आज जब वही आपकी पार्टी के अंदर हो रहा है तो वही नियम कायदे लागू होने चाहिए ना, कि आरोप लगा, इस्तीफा दीजिए, जांच करवाइए, पाक साफ साबित हुई है तो फिर आइए। देखिए फिर मैं वही बात कहना चाहता हूं, जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं यहाँ पर, इन सब ने मान लिया उस बात को कि कपिल मिश्रा के दावों में कोई सच्चाई नहीं है, वो अपनी बात से खुद ही घूम रहे हैं। एसीबी के चीफ ने आकर कह दिया कि उन्होंने कोई बात ही नहीं की, तो इससे ज्यादा और क्या बोगस मामला हो सकता है। इस ऐसे मामले पर आप खुद ही बताइए, क्या नैतिकता के आधार पर, जिसका कोई वजूद कोई सबूत ही नहीं है, क्या चीफ मिनिस्टर जो है इस्तीफा देके बैठ जाए? अरे अगर कौन सा तुक बनता है? अगर आपको ये बातें इतनी ही बेवकूफाना लग रही हैं तो कम से कम खारिज तो कीजिए कैमरे पर। सर खारिज हो गया ना, बाकायदा पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, संजय सिंह ने उसको खारिज कर दिया, सारी बातें कर ली गई। अरविंद केजरीवाल ये सारी अरविंद केजरीवाल का आना इतना जरूरी थोड़ा ही है। आप मुझे बताइए, केस को खारिज करना असल मकसद है। अश्वनी जी उसका मेरा जवाब नहीं दे पाए। आना जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात मुद्दा उठाया है समीर। देखिए इशरत जहां साहिबा कांग्रेस की अगर अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाती हैं तो इसमें आप देखिए कि ये कर्मा आया है। आप शीला दीक्षित को इन्होंने किस तरह से जलील किया था आम आदमी पार्टी ने। उनके ऐसे ऐसे भद्दे नाम के साथ पीछे तस्वीरें लगा करके ऑटो के पीछे, कोई सबूत अगर आपके पास होता तो रशीदी साहब माफ कीजिएगा, आपकी सरकार 2 साल आपकी सरकार रही है। अब तक तो आप उनके खिलाफ जिन जिन मुद्दों पे आपने उनको जलील किया था, मुझे ऑटो के वो पोस्टर्स याद है, एक ज़ईफ औरत, मुझे नहीं पता कि वो कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अगर आपने दावे किए थे कि आपके पास उनके खिलाफ सबूत थे जिनकी बुनियाद पे आपने बड़े बड़े इल्जामात लगाए थे, तो आज तक कुछ ना कुछ तो आपने किया होता। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये कर्मा आपको हॉन्ट करने आया है कि आपने कभी किसी को जलील किया था, अब आपके इस पे उछाले जा रहे हैं। बिल्कुल। इशरत जहां, समीर मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी, एक तो आप पैनल पे अलाउ कीजिए सबको। मैं नहीं जानती कि आज वो बीजेपी के जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, वो कपिल मिश्रा की जुबान बोल रहे हैं या बीजेपी को बिल्कुल कहीं ना कहीं चुप रहने पे मजबूर किया जा रहा है। और जहां तक आम आदमी पार्टी के दावों की बात है, पहली बात मैं कहना चाहूंगी कि दोनों ही दोषी हैं। अगर ये कहा जाए कि कपिल मिश्रा कोई दूध के धुले हैं, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि दोनों तरफ से गलती है, लेकिन अगर नैतिकता के आधार पर कम से कम इस्तीफे की मांग हम चीफ मिनिस्टर से, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एकदम आते के साथ ही उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें निकल के आना चाहिए था, उन्हें कोई ट्वीट करना चाहिए था। वैसे तो अगर उनकी खांसी ठीक हो जाती है या उनकी बीमारी उनको कोई लग जाती है तो वो एकदम ट्वीट आ जाता है, कहीं पे पानी की बाल्टी पूरी नहीं भर पाती है तो उनका ट्वीट आ जाता है। आज कहाँ हैं वो सारे ट्वीट जब उनकी खुद की इतना गंभीर एलिगेशन उन पे लगाया गया। पहले चीफ मिनिस्टर हैं, इतनी शर्मनाक बात हो रही है कि आज पूरी दुनिया हंस रही है कि ये किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज बंदरबाट में जब इसको नहीं मिलता है कपिल मिश्रा को, तो वो बाहर निकल के उन्हें आज सारी नैतिकता याद आ जाती है, उन्हें याद आ जाता है कि शीला दीक्षित के भी टैंकर घोटाले के लिए उन्हें मतलब जिस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, मैं झुठला नहीं रही हूँ, आज उसी का स्वाद खुद चखना पड़ रहा है उनको। देखिए ये पुलिस का और सीबीआई का मसला है, ये पुलिस और सीबीआई का मसला है। इन्वेस्टिगेशन में साबित होगा, कोर्ट साबित करेगी, ये आप और मैं साबित नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री के नाते जिम्मेदारी लेके उन्हें बाहर आना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अश्विनी जी अगर चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं एलजी को हम कहाँ मना कर रहे हैं, एसीबी को लेकिन अश्विनी जी आखिरी ऊपर आरोप है, अश्विनी जी एक मिनट, वक्त खत्म हो चुका है। आखिरी कमेंट में जरूर ये चाहूंगा
जो संजय सिंह आज बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार दुर्भावना की आग में इतनी जल रही है कि वो विपक्ष का गला घोटने की कोशिश कर रही है। क्या वेंडेटा पॉलिटिक्स भी है इसके पीछे? क्या जो कुछ हो रहा है? जल्दी से। मैं पूरी ईमानदारी से आपको कह रहा हूं, मैं पिछले 15 साल से केजरीवाल जी को जानता हूं, लगभग 10 साल से कपिल मिश्रा को जानता हूं। जब इससे ये आरटीआई वाला मूवमेंट शुरू हुआ था तब से कपिल मिश्रा, जब ये मैंने पहली बार सुना कि केजरीवाल जी को लिया है तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। लेकिन कपिल मिश्रा को जो व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, मैं उसी पार्टी से आया हूं, मैं उसी पार्टी का संस्थापक सदस्य रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि ये भी झूठ नहीं बोलता। लेकिन मुझे भी ये नहीं भरोसा कि केजरीवाल जी ले सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, मुझे खुद नहीं क्लियर है कि उन्होंने लिया कि नहीं लिया। मैं दिल पे हाथ रख कह रहा हूं, मेरे को भरोसा नहीं है। लेकिन इस मामले की एक एसआईटी द्वारा या एक जुडिशियल इंक्वायरी या एक सीबीआई इंक्वायरी हो, और अगर उन्होंने नहीं लिया हुआ है, अगर सत्येंद्र जैन और केजरीवाल जी निर्दोष हैं, तो तत्काल उनको कम से कम एक तगड़ी इस पे ऐसा केस करना चाहिए कि आगे से कोई आदमी आरोप लगाने के बारे में 10 बार सोचे। आखिर जेटली जी ने 10 करोड़ का डिफेमेशन किया। बहुत सही बात आपने कही। दरवाजे आज भी खुले हैं अश्विनी जी, आपके लिए हमारे दरवाजे आज भी खुले हैं, आप आ सकते हैं। चलिए, बहुत समझदारी की आपने बात की आखिर में। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी उपाध्याय साहब हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। रिफत जावेद साहब, मौलाना साजिद रशीदी, इशरत जहां और चांद गोयल साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अब आगे क्या होने वाला है आम आदमी पार्टी में, इस पर नजर आगे हमारी बनी रहेगी, क्योंकि बहुत कुछ लग रहा है कि होने वाला है और दिलचस्प होता जा रहा है ये पूरा का पूरा खेल। उस पर आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस डिबेट में मेरे साथ बस इतना ही। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर।